ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी। एग्जाम में तुम्हारा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसका गारंटी मैं दे रहा हूँ। आप बोलेंगे सर प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है। बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरे ऊपर बिलीव करो, ये चैप्टर बहुत आसान है। चलो चैप्टर का भी मूव करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, अगर तुम प्रोसेस कॉस्टिंग करोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इसका मतलब तुम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये तीनों मतलब जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग सेपरेट चैप्टर, लेकिन ये दोनों को एक साथ पढ़ो क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक है। हाँ, हम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, चलो देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग और कुछ नहीं होता है, एक होता है प्रोसेस और एक होता है कॉस्टिंग। मतलब प्रोसेस का कॉस्टिंग को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। अब बोलेंगे सर क्या प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो गया है? नहीं बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म नहीं हुआ। हम दो चीज सीखेंगे, प्रोसेस क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग क्या होता है ये तो मैं बिगनिंग मतलब पहला क्लास में समझा चुका हूं कि कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग एक मेथड होता है, कॉस्टिंग एक टेक्निक होता है, जिस टेक्निक लगा के हम कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं। याद है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास? हाँ सर। तो कॉस्टिंग क्या होता है ये तो हम लोग का दिमाग में है कि हाँ कॉस्टिंग क्या होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। अगर हम प्रोसेस का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो प्रोसेस के लिए हम कॉस्टिंग का मेथड लगाएंगे, वो हो जाएगा हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा डिस्कशन अभी दो पार्ट में होगा। एक होता है मैं पहले सिखाऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद मैं सिखाऊंगा कॉस्टिंग क्या होता है। आप बोलेंगे सर क्या सच में आप सिखाएंगे कॉस्टिंग क्या होता है? बेटा मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कॉस्टिंग क्या होता है। मेरा पहला क्लास तुम पहले फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास देखो, जिस क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था, उस क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि कॉस्टिंग क्या होता है। तो आज मैं सिखाऊंगा प्रोसेस क्या होता है, फिर सिखाऊंगा प्रोसेस के लिए कॉस्टिंग का एप्लीकेशन कैसे होता है। हाँ डेफिनेटली मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज प्रोसेस। ओके चलो इसको मैं बंद कर देता हूं। देखो प्रोसेस का मतलब होता है स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में अगर स्टेजेस आ गया तो उसको कहते हैं प्रोसेस। अब बोलेंगे सर स्टेजेस का मतलब, स्टेज का मतलब क्या होता है? देखो मान लो ये मेरा मशीन 1, मैंने रॉ मटेरियल डाला, कंटिन्यूसली काम हुआ, फिनिश गुड्स निकला। क्या यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इसमें स्टेजेस है? नहीं। पहला स्टेज मतलब एक बार काम हुआ तो फिनिश गुड्स मिल गया ना, तो इसको हम प्रोसेस नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल समझो, मान लो ये मेरे लिए मशीन 1, मैंने रॉ मटेरियल डाला, कंटिन्यूसली कुछ काम हुआ, फिर काम होने के बाद कुछ आउटपुट मिला। हाँ ये जो पहला मशीन का ये एंड रिजल्ट मतलब एंड प्रोडक्ट, लेकिन मेरे लिए वो फिनिश गुड्स नहीं है। अच्छा, यहां पे जो आउटपुट मिला मैंने इसको दूसरे मशीन में प्रोसेसिंग किया, मतलब दूसरे मशीन के पास ले गया, वहां कुछ काम किया, फिर कुछ आउटपुट मिला, फिर तीसरे मशीन को गया, अब तीसरे मशीन से जो आउटपुट मिल रहा है ये मेरे लिए फिनिश गुड्स। तुम बोलो सेकंड केस में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो स्टेज में हो रहा है। हाँ, तो स्टेजेस को कहते हैं प्रोसेस। अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस में, या तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन तुम्हारा स्टेज वाइज हो रहा है। स्टेज का मतलब रुक रुक के, पहले कुछ काम होगा, फिर उसके बाद दूसरे मशीन में कुछ काम होगा, फिर उसके बाद तीसरे मशीन में कुछ काम होगा। मतलब पहला मशीन का जो आउटपुट बनेगा वो दूसरे मशीन को ट्रांसफर होगा, दूसरे मशीन में जो आउटपुट मिलेगा वो तीसरे मशीन को ट्रांसफर होगा, अब तीसरे मशीन में कुछ काम होगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, उसको कहते हैं प्रोसेस। चलो, ये डायग्राम लिखना दरकार नहीं है, मैं तुम्हें पूरे नोट्स लिखाऊंगा, तुम मेरे साथ साथ लिखते रहो। पहले लिखो व्हाट इज प्रोसेस, तो लिखो प्रोसेस रेफर्स टू, प्रोसेस रेफर्स टू ए डिस्टिंक्ट स्टेज in manufacturing or production, manufacturing or production, wherein raw material is converted from, wherein raw material is converted from one identifiable form, one into another, comma, before it is finally converted into sellable final product. देखो, डेफिनेशन तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वो तुम्हें परेशान कराएगा। ये हमारा आदत है, हमारा इंस्टीट्यूट का आदत यही है कि जो डेफिनेशन देगा वो डेफिनेशन ऐसे देगा कि जैसे कि तुम्हें परेशान कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशान वाला डेफिनेशन को रटेंगे, परेशान वाला डेफिनेशन को याद रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम हमारा जो लैंग्वेज होता है या हमारा जो बेसिक वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है उस मीनिंग में हम समझेंगे। हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो, प्रोसेस, मैंने बोला कि प्रोसेस का मतलब स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो स्टेज सेपरेट या डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले इस डेफिनेशन को रीड करो। प्रोसेस रेफर्स टू ए डिस्टिंक्ट स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, चलो, wherein raw material is converted from one identifiable form into another before it is finally converted into sellable final product। चलो, इस डेफिनेशन के लिए हम एक ग्राफ डेवलप करेंगे। ठीक है, ये मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 में मैंने रॉ मटेरियल डाला, इधर कुछ काम हुआ, कुछ आउटपुट मिला, लेकिन ये जो रॉ मटेरियल मैंने डाला था, ये जो आउटपुट मिल रहा है, ये दोनों का फॉर्म अलग है। फॉर्म का मतलब ये जो रॉ मटेरियल मैंने डाला था, ठीक है, वही रॉ मटेरियल आउटपुट के रूप में नहीं मिल रहा है, कुछ अलग, मतलब काम हुआ है। लेकिन ये जो आउटपुट इधर मिल रहा है ये मेरे लिए सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए मुझे फिर दूसरे मशीन में काम करना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे मशीन को ट्रांसफर किया, दूसरे मशीन में कुछ काम हुआ, अब कुछ आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट दूसरे सेकेंड मशीन में इनपुट हुआ था, ये जो सेकेंड मशीन से आउटपुट मिल रहा है, ये दोनों का फॉर्म अलग है। फिर ये जो सेकेंड मशीन से जो आउटपुट मिल रहा है वो मेरे लिए फाइनल मतलब सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो
तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, फिर तीसरे मशीन में कुछ काम किया। ठीक है, अब तीसरे मशीन से जो आउटपुट मिल रहा है ये मेरे लिए सेलेबल प्रोडक्ट यानी फिनिश गुड्स, तो इसको कहते हैं प्रोसेस। ये सब होता है डिस्टिंक्ट प्रोसेस। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे तुम्हें प्रोसेस कॉस्टिंग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रोसेस का डेफिनेशन समझ में आया। अगर एग्जाम में आएगा कि डिफाइन प्रोसेस, तुम्हें यही डेफिनेशन लिखना होगा। अब बोलेंगे सर क्या हम रट के जाएंगे? नहीं, तुम ये डायग्राम समझो। अगर ये डायग्राम को समझोगे तो अपने आप ये डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बोलेंगे सर लिखा है ना व्हाट इज कॉस्टिंग। मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिखाऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। अब लिखो व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। देखो, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग used in industries। ऑब्वियसली मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या तुम्हारा घर में यूज होगा? डेफिनेटली वो तो इंडस्ट्री में यूज होगा ना, तो इसमें बड़ी बात क्या है? फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमारा डेफिनेशन थोड़ा सुंदर होना चाहिए। तो इट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर द रॉ मटेरियल। अच्छा एक काम करो, मेरा स्पेलिंग मत चेक करो, ठीक है, क्योंकि मैं राइटिंग पैड में लिख रहा हूँ। इसमें हैंड राइटिंग मतलब वो तो खराब होगा, फिर स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, तो तुम थोड़ा एडजस्ट करो, समझदार बच्चों तुम। अंडर द सॉरी यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर द रॉ मटेरियल पासेस थ्रू टू और मोर प्रोसेस before being converted into a final product। याद है एकदम बिगनिंग में मैं जो कंसेप्ट ग्राफ बताया था, ये वाला ग्राफ। ये मशीन मेरे लिए एक मशीन, मैंने इनपुट डाला मतलब रॉ मटेरियल डाला, जो आउटपुट मिल रहा है मेरे लिए फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है। आप बोलेंगे सर ये भी तो एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ना। हाँ ये तो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इधर प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग वहां लगेगा जहां टू और मोर प्रोसेस। सिंगल प्रोसेस होगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, भले सिंगल प्रोसेस भी प्रोसेस होता है, लेकिन उधर प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग कब लगेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा जहां टू और मोर प्रोसेस होगा। डेफिनेशन को रीड करो फिर से। It is a method of costing used in industry where the raw material passes through two or more process। इसको हाईलाइट कर दो। हाँ, नोट जब लिख रहे हो ना हाईलाइटर का यूज करो, क्योंकि कुछ को मतलब थोड़ा कुछ वर्ड ऐसे ही मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। चलो तुम बोलो, क्या इधर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होगा? यस और नो? यस, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ, टू और मोर प्रोसेस में पास हुआ, तो जाके फाइनल गुड्स मतलब फिनिश गुड्स मिल रहा है। यहाँ पे टू और मोर प्रोसेस नहीं है, फिनिश गुड्स मिल रहा है। हाँ, प्रोसेस का मतलब स्टेजेस इन प्रोडक्शन। प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा जहाँ टू और मोर प्रोसेस है। सिंगल प्रोसेस होगा तो प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। और एक डेफिनेशन लिखो। आज
मतलब काफी डेफिनेशन लिखेंगे। चलो आज डेफिनेशन का क्लास होगा। आज के क्लास डेफिनेशन के साथ, आज के क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत सारे डेफिनेशन रीड करेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे सर आखिर में फायदा क्या होगा, एक डेफिनेशन हमारे लिए काफी। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, लिखो प्रोसेस कॉस्टिंग is a method of costing under which all cost, इसको सर्कल में रख दो, ऑल कॉस्ट, चाहे मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो, एक्सपेंसेस कॉस्ट हो, ओवरहेड हो, कुछ भी, ऑल कॉस्ट आर accumulated for each stage of production। ब्रैकेट में लिखो स्टेज मीन्स, सर स्टेज जहां मेलोडी होता है या ड्रामा होता है, नहीं, स्टेज का मतलब हमारा कॉस्टिंग पेपर में प्रोसेस। अच्छा, स्टेज मीन्स प्रोसेस। and the cost per unit, and the cost per unit of product is ascertained at each stage of production by dividing total cost of the process by the normal output of that process। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा है, डेफिनेशन रीड करो फिर से। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग, अंडरलाइन द वर्ड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। सर चलो, अगर हम कोई पूछेगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, हमें कुछ आएगा या नहीं आएगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली बताएंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है। वेरी गुड बेटा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं तुमसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग अगर आएगा तो तुम इमीडिएटली बोलोगे कि ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग। नालायक को सबको पता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है, तुम बोलोगे तो क्रिटिसाइज होगी, ठीक है। लेकिन आंसर अगर इंस्टीट्यूट पूछेगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, तुम लिखोगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग, लेकिन किसी को बताना मत। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग अंडर व्हिच ऑल कॉस्ट, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर दो, ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब हम काउंट करेंगे कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, फॉर ईच स्टेज, हर स्टेज का टोटल कॉस्ट हम कंप्यूट करेंगे। अच्छा, फिर कॉस्ट पर यूनिट भी कंप्यूट करेंगे, अंडरलाइन द वर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब बोलेंगे सर क्या फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल प्रोडक्ट का तो कंप्यूट होगा, लेकिन हर प्रोसेस में कॉस्ट पर यूनिट भी कंप्यूट होगा, मतलब हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन होगा। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन एट ईच स्टेज। अब बोलेंगे सर कैसे, कॉस्ट पर यूनिट ईच स्टेज में कैसे कंप्यूट होगा, कैसे कंप्यूट होगा, बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस
प्रोसेस का टोटल कॉस्ट के साथ तो तुम डिवाइड करो नॉर्मल आउटपुट, बेटा आउटपुट नहीं, नॉर्मल आउटपुट याद रखो, नॉर्मल आउटपुट। हाँ सर हो गया, बोलो। बोलो क्या इधर प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा? बोलो यस सर, नो, यस सर। तो अगर प्रोसेस कॉस्टिंग तुम लगाओगे तो क्या करोगे? प्रोसेस 1 का टोटल कॉस्ट, फिर कॉस्ट पर यूनिट। सर चलो हो गया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, मैंने टोटल कॉस्ट निकाल दिया, कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दिया। बेटा ये तो प्रोसेस 1 का टोटल कॉस्ट, प्रोसेस 1 का कॉस्ट पर यूनिट तुम निकाला। और प्रोसेस 2 का टोटल कॉस्ट, प्रोसेस 2 का कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, प्रोसेस 2 का टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर प्रोसेस 3 होता तो प्रोसेस 3 का टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। सर अगर प्रोसेस 4 होगा, सर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, नालायक हो। और पूछोगे 8 होगा? नो सर। देखो ये जो अब पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। ये जो रॉ मटेरियल मैंने इधर इंट्रोड्यूस किया, इसको कहते हैं बेसिक रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल फास्ट प्रोसेस में इंट्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं बेसिक रॉ मटेरियल। क्या कहते हैं बोलो? बेसिक रॉ मटेरियल। यहां पे कुछ वेजेस आएगा, अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, हाँ, कुछ आउटपुट निकलेगा। ये जो आउटपुट प्रोसेस 1 का, दैट बिकेम्स रॉ मटेरियल ऑफ प्रोसेस 2। हाँ सर, आप ये इतना चिल्लाते क्यों? बेटा समझाने का तरीका मेरा यही है, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। हाँ, प्रोसेस 2 में जो आउटपुट मिला वो मेरे लिए फिनिश कोर्स, ठीक है। इधर भी ओजेस लगेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ मटेरियल भी लग सकता है। ऐसा नहीं कि मटेरियल एक पहला प्रोसेस में तुम लगा दिया तो दूसरे प्रोसेस में मटेरियल नहीं लगेगा, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन ये जो मटेरियल लगेगा इसको हम बेसिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडिशनल मटेरियल या सब्सिक्वेंट मटेरियल। बोलो क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट मटेरियल। याद है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में मैंने बताया था सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में आता था मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। चलो यहां पे जो प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट पर यूनिट तुम निकालोगे, प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट पर यूनिट तुम निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे? सर टोटल कॉस्ट, ओ माय गॉड, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्या? नॉर्मल आउटपुट। याद रखो इधर नॉर्मल आउटपुट डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखो इधर नॉर्मल आउटपुट डिवाइड करना पड़ेगा। ये टोटल कॉस्ट प्रोसेस 1 का। चलो प्रोसेस 2 में कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? तुम बोलो। प्रोसेस 2 में कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? तुम बोलो। सर टोटल कॉस्ट प्रोसेस 2 का डिवाइड बाई आउटपुट। नो,
सर आउटपुट नो, डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट। ओके, चलो और एक नोट्स आरो दे के लिखो। देखो, व्हेयर एनी प्रोडक्शन, व्हेयर एनी प्रोडक्शन इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, व्हेयर एनी प्रोडक्शन इज ऑफ continuous nature, then it is called as process। अगर प्रोडक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, देन इसको प्रोसेस कहते हैं। ओके, फुल स्टॉप। हियर कंटिन्यूअस मीन्स टू वे, योर कंटिन्यूअस means two way, work is continued around the clock, इसका मतलब 24 आवर। एग्जाम्पल, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, स्टील प्लांट, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। देखो, जहां काम होगा मतलब प्रोडक्शन होगा कंटिन्यूअस नेचर, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस होने के लिए दो तरीका है। काम हो रहा है राउंड द क्लॉक, मतलब 24 आवर काम हो रहा है। अब बोलेंगे सर बताइए इंडस्ट्री कहाँ 24 आवर काम हो रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन, जहां पेट्रोल प्रोडक्शन हो रहा है वहां 24 आवर काम हो रहा है शिफ्ट वाइज में। अच्छा, स्टील प्लांट में काम हो रहा है 24 आवर शिफ्ट वाइज। पावर सप्लाई, अगर 1 घंटा करंट कट होगा तो तुम हमला शुरू कर दोगे। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन पावर जनरेट कर रहा है वो 24 आवर काम कर रहा है। अच्छा सर, कंटिन्यूअस नेचर होने का सेकेंड तरीका क्या है? कंटिन्यूअस नेचर होने का सेकेंड तरीका, इसका मतलब आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकेम्स इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस, इसको भी कहते हैं कंटिन्यूअस। जो सेकेंड वे मैंने बोला वहां काम 24 आवर होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनेगा, तो उसको भी हम बोलेंगे कंटिन्यूअस हो रहा है। तो बी में लिखो, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस becomes input of another process। मजे की बात यही है कि पॉइंट ए से क्वेश्चन हमारा का एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से, वो डेफिनेटली पॉइंट बी के साथ रिलेटेड होगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तुम देखोगे एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट होगा। कभी नहीं बोलेगा कि वह काम हो रहा है राउंड द क्लॉक, कभी नहीं बोलेगा काम हो रहा है राउंड द क्लॉक। ठीक है, अब बोलेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए, ऐसे कौन सा इंडस्ट्री जहां एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट होता है? लिखो, एग्जांपल लिखो। तुम्हें तो मालूम है
कि मैं एग्जाम्पल का भंडार हूं। कितना एग्जाम्पल लोगे? जितना लेना है बस ले सकते हो। केमिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, बस बहुत हो गया, एक्सेट्रा लिखो। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल। हम लोग का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। राउंड द क्लॉक वाला प्रोसेस के लिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसीलिए राउंड द क्लॉक वाला प्रोसेस को मैं चर्चा से निकाल दिया। अच्छा किया। हाँ, चलो लिखो बेसिक फीचर्स। थोड़ा थियोरेटिकल डिस्कशन में आज करूंगा। आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसा क्या खास है आज? बेटा मैं सारे सीक्रेट तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। हाँ, मैं बहुत कुछ सीक्रेट बता चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा। डेफिनेटली इस पॉइंट से मेरे पास व्हाट्सएप आएगा कि सर बताइए ना, प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला क्लास में आप जो बोले थे कि खास बात यही है, क्या है वो खास बात? ऐसा कुछ नहीं। आज मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाने के लिए। सर क्यों, आज क्या खास बात है? देखो बेसिक फीचर्स। देखो फॉलोइंग्स आर बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। तुम लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। फॉलोइंग्स आर बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। फॉलोइंग्स आर बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होगा या रुक रुक के होगा? सर कंटिन्यूसली होगा। ओके, कंटिन्यूसली का मतलब मशीन कभी बंद नहीं होगा। दो केसेस हो सकता है। केस 1, मशीन बंद नहीं होता है, प्रोडक्शन राउंड द क्लॉक हो रहा है, मतलब 24 आवर, उसको भी कहते हैं कंटिन्यूस। केस 2, मशीन बंद होता है, रेस्ट भी होता है, लेकिन एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। तो इसीलिए प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला फीचर्स होगा कि प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस नेचर। तो लिखो प्रोडक्शन इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। सेकंड पॉइंट, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस या अनदर प्रोसेस। तो लिखो आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस became input of next process। सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद तुम कॉस्ट कंप्यूट करोगे या हर प्रोसेस में प्रोसेस वाइज कॉस्ट कंप्यूट करोगे? क्या फीचर है प्रोसेस कॉस्टिंग का, तुम बोलो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार के तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो प्रोसेस कॉस्टिंग का फीचर्स बताते हो। बोलो कॉस्ट जो एक्यूमुलेट होगा क्या सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद? नो, प्रोसेस वाइज। तो लिखो कॉस्ट एक्यूमुलेटेड प्रोसेस वाइज, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड प्रोसेस वाइज, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड प्रोसेस वाइज। चलो प्रोसेस कॉस्टिंग का फीचर्स हो गया। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग।
देखो बेटा, पेपर इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग का एप्लीकेशन होता है, तो लिखो पेपर इंडस्ट्री। ये सारा इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है जब तुम प्रैक्टिकल काम करोगे। हाँ, अगर पेपर इंडस्ट्री में तुम्हें जॉब मिला तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर को रिवाइज करके जाना। केमिकल इंडस्ट्री में, अगर केमिकल इंडस्ट्री में जॉब के लिए अगर तुम इंटरव्यू जा रहे हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन करके जाना, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखाता हूँ कि कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो लिखो पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, बस मैं बहुत बता दिया, अब तुम बोलो एक्सेट्रा। देखो प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। देखो फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल बी अप्लाइड, following procedures will be applied in case of process costing. प्रोसेस कॉस्टिंग के केस में ये सारे प्रोसीजर अप्लाई होगा। पहले तुम्हें प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब जो एक्टिविटीज है उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा एक्टिविटी कौन सा प्रोसेस में जाएगा। तो लिखो ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड into separate and well defined process. सेकेंड लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट को तुम्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा, तो लिखो ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड बाय प्रोसेसेस, ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड बाय प्रोसेसेस। थर्ड लिखो प्रोसेस अकाउंट, पहले तुम्हें प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सारे कॉस्ट को तुम्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस में कौन सा कॉस्ट इनकर्ड होगा। उसके बाद प्रोसेस अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अकाउंट्स का मतलब होता है दो साइड, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो प्रोसेस अकाउंट्स में मतलब ये कॉस्टिंग का चैप्टर, लेकिन इसमें अकाउंट्स का फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। तो तुम्हें टी फॉर्म के हिसाब से प्रोसेस अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, लेकिन ये कॉस्टिंग। इसका दो साइड होता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड।
आइटम्स ऑफ डेबिट साइड, बेटा ये अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट एंड लॉसेस आएगा, क्रेडिट साइड में आउटपुट या रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। याद है अकाउंट्स में मैंने पढ़ाया था। सर आप तो, हम थोड़ी ना अकाउंट्स आपके साथ पढ़ रहे हो, हम तो आपके पास कॉस्टिंग कर रहे हो। तो ठीक है चलो, अकाउंट्स का टीचर डेफिनेटली तुम्हें पढ़ाए होंगे कि डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आता है, क्रेडिट साइड में रेवेन्यू या इनकम आता है। तो बोलो डेबिट साइड में आइटम्स, पहले लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन दैट प्रोसेस। वो प्रोसेस में जितना मटेरियल कंज्यूम्ड होगा वो डेबिट साइड में आएगा। यानी प्रोसेस अकाउंट्स दिमाग में, प्रोसेस अकाउंट्स का फॉर्मेट दिमाग में ले आओ। हाँ सर ये प्रोसेस अकाउंट्स डेबिट में टू मटेरियल, डेबिट साइड में तो टू वर्ड यूज होगा, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज होगा ना। तो डेबिट साइड में मटेरियल का कॉस्ट आएगा। इसका मतलब थोड़ी ना तुम मटेरियल लिखोगे, तुम लिखोगे टू मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ लेबर incurred in that process, वो प्रोसेस में लेबर कितना इनकर्ड होगा। इसका मतलब तुम प्रोसेस अकाउंट्स को अपग्रेड करो, प्रोसेस अकाउंट्स टू मटेरियल टू लेबर। सर ओ सर, हाँ मैं बोलूंगा एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred in that process, overhead charged to that process, cost of rectification। सर क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? नहीं बेटा, प्रोसेस में क्या होता है ना, जब तुम काम करोगे कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आएगा, उसको अगर छोटा मोटा रिपेयर करोगे तो वो कंप्लीट मतलब रेक्टिफाई हो जाएगा। तो जो रेक्टिफाई खर्चा होगा वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग को डेबिट होगा या प्रोसेस अकाउंट्स को डेबिट होगा। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डिफेक्टिव्स, कॉस्ट ऑफ abnormal, चलो इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। बस इतना आइटम्स डेबिट होगा। नेक्स्ट लिखो आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का आइटम क्या होगा लिखो, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज of that process, value of goods transferred, value of stock, ये क्रेडिट साइड में है। चलो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अब फोर्थ स्टेप, कैलकुलेट
एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, मैंने बताया था हर प्रोसेस में टोटल कॉस्ट भी कंप्यूट होगा, कॉस्ट पर यूनिट भी कंप्यूट होगा। तो लिखो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट। फिफ्थ, अब कुछ गुड्स नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगा। तो लिखो ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट टू नेक्स्ट प्रोसेस। देखो द कॉस्ट ऑफ output of each process may be transferred either directly to next process or to a process stock account or to a process stock account from where it will be transferred to the next process। as and when required। ये जो फिफ्थ पॉइंट इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। अभी नोट्स लिखो। बस हो गया। अब लिखो प्रोसेस फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट्स। मान लो मैं प्रोसेस 1 का अकाउंट्स बना रहा हूं, तो इसलिए मैंने लिखा कि प्रोसेस 1 अकाउंट। हमेशा प्रोसेस अकाउंट में 2 कॉलम बनाना। सर क्यों? जो मैंने बोल दिया बस बोल दिया, क्यों मत पूछो। पर्टिकुलर, एक होगा यूनिट्स का मतलब क्वांटिटी और एक होगा अमाउंट्स का, यूनिट अमाउंट। चलो, मैंने बताया था कि प्रोसेस 1 में जो मटेरियल इंट्रोड्यूस होगा उसका नाम होगा बेसिक मटेरियल। टू बेसिक मटेरियल, ये यूनिट्स में भी आएगा, उसका अमाउंट भी आएगा। टू अदर मटेरियल, उसका अमाउंट आएगा। क्वांटिटी ओनली बेसिक मटेरियल का आएगा। बोलो क्वांटिटी, क्वांटिटी ओनली, ओनली बेसिक, बेसिक मटेरियल का आएगा, मटेरियल का आएगा। तो डायरेक्ट वेजेस, सर क्वांटिटी नो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर क्वांटिटी नो।
टू प्रोडक्शन ओवरहेड सर क्वांटिटी नालायक टू कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ओके बाय नॉर्मल लॉस उसका क्वांटिटी भी आएगा उसका वैल्यूएशन भी होगा। मैं अभी फॉर्मेट दे रहा हूँ, फिर मैं चर्चा करूँगा नॉर्मल लॉस कैसे कंप्यूट होगा, रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट कैसे मेजर करोगे, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तुम चिंता मत करो, खाली डीएस वर्चुअल के ऊपर भरोसा रखो, मेरे क्लासेस को प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इसको शेयर करो, बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी नोटिफिकेशन बटन दबाओ। बाय नॉर्मल लॉस बाय अबनॉर्मल लॉस उसका क्वांटिटी भी आएगा उसका वैल्यू भी आएगा। बाय प्रोसेस टू अकाउंट क्वांटिटी वैल्यू। बाय स्टॉक क्वांटिटी भी आएगा वैल्यू भी आएगा। अच्छा, टू abnormal gain इसका क्वांटिटी भी आएगा वैल्यू भी आएगा। बाय पीएल अगर आउटपुट सोल्ड होगा, कितना सेल हुआ कितना, बस खाली फॉर्मेट लिखो, ये फॉर्मेट कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं ईच एंड एवरी आइटम को भी डिस्कशन करूंगा, फॉर्मेट तो मैं भी लिखूं। चलो अब मेरा मेन डिस्कशन शुरू हुआ। देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम सीखेंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म नहीं सीखोगे तो कभी भी प्रोसेस अकाउंट्स तुम्हारा सटीक नहीं होगा, हमेशा गलत होगा। अच्छा सर जल्दी सिखाइए इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि हमें प्रोसेस अकाउंट्स को सही बनाना है। पहले समझो कि आउटपुट क्या होता है। देखो आउटपुट ऑफ प्रोसेस आर सब डिवाइडेड into two parts. Main product, बाय प्रोडक्ट। हाँ सर अब यकीन हो रहा है कि आप जो बोले थे कि प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इंटरलिंक है, अब मिला कि हाँ इधर बाय प्रोडक्ट सॉरी जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर का रास्ता मिल रहा है। मेन प्रोडक्ट सिंगल भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है। सिंगल मतलब मैंने बताया था एक मेन प्रोडक्ट था, फिर 2 3 4 मेन प्रोडक्ट, अगर 2 3 4 मेन प्रोडक्ट होगा तो उसको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट भी सिंगल जॉइंट होता है, बाय प्रोडक्ट सिंगल मोर देन वन, उसको जॉइंट मत बोलना एक बाय प्रोडक्ट या मोर देन वन बाय प्रोडक्ट। इसके लिए रेफर जेपीवीपी चैप्टर, तो लिखो रेफर जेपीवीपी चैप्टर। ओके पॉइंट नंबर बी लिखो,
बेसिक मटेरियल इसको इनपुट कहते हैं। बेसिक मटेरियल को इनपुट कहते हैं। तो देखो बेसिक मटेरियल, देखो इनपुट मीन्स बेसिक मटेरियल यूनिट्स introduced to the process, definitely फास्ट प्रोसेसिंग होगा। अब लिखो प्रोसेस लॉस। देखो कुछ मटेरियल को तुम प्रोसेस करोगे, डेफिनेटली तो कुछ लॉस ही होगा। प्रोसेस लॉस का मतलब होता है लॉसेस इन ए प्रोसेस। मान लो कि ये मेरे प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 को मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब प्रोसेस 1 में मुझे मिल रहा है आउटपुट 820 यूनिट्स। ऑब्वियसली मान लो कि क्विंटल राइस को अगर तुम प्रोसेसिंग करोगे तो थोड़ी ना क्विंटल राइस मिलेगा, डेफिनेटली कुछ तो कम होगा ना। अब बोलो मैंने 1000 यूनिट्स को प्रोसेस किया, मुझे 820 यूनिट्स मिला, तो प्रोसेस लॉस 180 यूनिट्स हुआ। ये प्रोसेस लॉस अभी दो प्रकार का, कुछ नॉर्मल लॉस होता है और कुछ abnormal लॉस होता है। नॉर्मल लॉस का मतलब प्रोसेसिंग होगा, लॉस होगा ही होगा, लाखों कोशिश करोगे तो भी नहीं रोक सकते हो, जिसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। abnormal लॉस का मतलब तुम्हारे वजह से हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। तुम्हारा मशीन खराब था, तुम्हारा मटेरियल डिफेक्टिव था, तुम्हारा वर्कर का जो मशीन ऑपरेटर का स्किल नहीं था, लॉस हो गया, वो abnormal लॉस। The process loss can be of two types. Process loss can be of two types. तो लिखो process loss can be of two types. एक होता है नॉर्मल और एक होता है abnormal. Okay, process loss can be of two types. Normal loss, abnormal loss. तो लिखो पहले नॉर्मल प्रोसेस लॉस। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? देखो नॉर्मल प्रोसेस लॉस, देखो नॉर्मल प्रोसेस लॉस का मतलब प्रोसेसिंग होगा तो लॉस होगा ही होगा, बाय नेचर इनहेरेंट लॉस, इसको तुम रोक नहीं सकते हो। लाखों कोशिश करने के बाद भी तुम नॉर्मल लॉस को नहीं रोक सकते हो। पेट्रोल एवापोरेशन होगा, डीजल एवापोरेशन होगा, ये प्रोसेस लॉस। देखो नॉर्मल लॉस इज एन अनअवॉइडेबल लॉस।
normal loss is an unavoidable loss. Normal loss is an unavoidable loss which occurs OCCURS which occurs due to inherent nature. Normal loss is an unavoidable loss which occur due to inherent nature. Full stop. It can be estimated in advance. देखो नॉर्मल लॉस कितना होगा तुम एडवांस में इसको एस्टिमेशन कर सकते हो. It can be estimated in advance on the basis of past experience of the industry. On the basis of past experience of the industry. इंडस्ट्री का पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना नॉर्मल लॉस होगा तुम एडवांस में एस्टिमेशन कर सकते हो. ठीक है. ओके नेक्स्ट लिखो और देखे. नॉर्मल लॉस इज एन एस्टिमेटेड लॉस. नॉर्मल लॉस इज एन एस्टिमेटेड लॉस which can be computed. Normal loss is an estimated loss which can be computed on the basis of input. इनपुट के हिसाब से नॉर्मल लॉस कंप्यूट किया जा सकता है. नॉर्मल लॉस इज एन एस्टिमेटेड लॉस व्हिच कैन बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट. ओके एग्जांपल लिखो. देखो एक एग्जांपल. देखो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 4000 kg. आवाज सुन के लिखो, थोड़ा स्लो चल रहा है आईपैड. बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 4000 kg. ओके नॉर्मल लॉस 20%. नॉर्मल लॉस 20%. कंप्यूट नॉर्मल लॉस क्वांटिटी. कंप्यूट नॉर्मल लॉस क्वांटिटी. चला गया. बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कितना 4000 kg. नॉर्मल लॉस कितना तुम्हारा 20%. नॉर्मल लॉस क्वांटिटी होगा, लिखो नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इज इक्वल टू इनपुट इनटू नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 4000 इंटू 20%. ये 800 kg आ रहा है. नेक्स्ट लिखो abnormal लॉस. देखो तुम एक्चुअल लॉस से माइनस करोगे नॉर्मल लॉस. एक्चुअल लॉस से तुम माइनस करोगे नॉर्मल लॉस. रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो इसको कहते हैं abnormal लॉस. रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो इसको कहते हैं abnormal गेन. एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट. इनपुट माइनस आउटपुट तुम्हारा एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस से तुम नॉर्मल लॉस माइनस करोगे. रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो abnormal लॉस. रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो abnormal गेन. लिखो एग्जांपल. एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 3815 kg. बेसिक इनपुट
4000 kg, नॉर्मल लॉस तुम्हारा 5%, तो नॉर्मल लॉस कितना होगा बोलो? 4000 इंटू 5%, ये 200 kg आ रहा है। ओके, एक्चुअल लॉस कितना होगा? इनपुट माइनस आउटपुट, तो इनपुट कितना 4000 माइनस आउटपुट कितना 31815, तो एक्चुअल लॉस तुम्हारा हो रहा है 185 kg। अब abnormal लॉस ऑब्लिक गेन, क्या फॉर्मूला? एक्चुअल लॉस कितना 185 माइनस नॉर्मल लॉस कितना 200 इज इक्वल टू 15 आ रहा है, ये 15 गेन होगा, abnormal गेन होगा 15। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। ओके, चलो ये नॉर्मल लॉस कैसे कंप्यूट होगा, abnormal लॉस कैसे कंप्यूट होगा हम तो सीख लिए। अभी हम सीखेंगे नॉर्मल लॉस एंड abnormal लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड abnormal लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड abnormal लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर के लिए। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा जिस प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस एंड abnormal लॉस नहीं होगा। हाँ, abnormal गेन हो सकता है लेकिन ये रहे। चलो पहले लिखो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पहले सीखो। ओके, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू बेसिक इनपुट इंटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस का मतलब क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस। क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस क्या होगा? बेसिक इनपुट इंटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस होगा बेसिक इनपुट इंटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। ओके, चलो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू या कॉस्ट होता है वो फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बोलेंगे सर कैसे? देखो, मान लो 100 यूनिट्स मैंने प्रोसेसिंग किया 1000 रुपीज में, तो अब 100 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1000 यूनिट्स। इसमें से मान लो कि 10 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गया, यानी तुम्हारा कितना नॉर्मल आउटपुट निकला 90 यूनिट्स। अब 90 यूनिट्स का कॉस्ट हो जाएगा 1000। तो ये जो नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ मिलके रहेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट, फिर इसको मैंने तो समझा दिया। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें डेफिनेटली समझ में आया होगा। फिर इसको हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। देखो, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज ऑब्जर्व by the good units
नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है ना वो गुड यूनिट में ऑब्जर्व हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था 100 यूनिट्स का वैल्यू था 1000 रुपया। जब 10 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया, अब गुड यूनिट्स कितना बचा 90 यूनिट्स। अब 90 यूनिट्स का कॉस्ट आएगा 1000। इसका मतलब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट गुड यूनिट्स का कॉस्ट में ऑब्जर्व हो जाता है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस is credited to process account। अगर नॉर्मल लॉस का कुछ स्क्रैप आएगा तो वो प्रोसेस अकाउंट्स को क्रेडिट हो जाएगा। मैंने तुम्हें प्रोसेस अकाउंट्स का फॉर्मेट सिखाया था, ये देखो, ये नॉर्मल लॉस क्रेडिट हुआ है, क्वांटिटी भी अमाउंट भी। ये अमाउंट क्या होगा तुम अब बताओ सर, ये अमाउंट स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होगा। बिल्कुल हाँ। नेक्स्ट लिखो ट्रीटमेंट ऑफ abnormal loss oblique gain। ट्रीटमेंट ऑफ abnormal लॉस या गेन। यूनिट्स ऑफ abnormal loss oblique gain is equal to actual loss minus normal loss। एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है, ओके। अब लिखो कॉस्ट ऑफ abnormal loss oblique gain is equal to टोटल कॉस्ट इनकर, यानी प्रोसेस का टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ abnormal loss oblique gain। नॉर्मल आउटपुट का मतलब होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये होता है नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट ऑफ abnormal लॉस oblique gain is transferred to costing PL अकाउंट। जो भी abnormal लॉस का कॉस्ट आएगा या abnormal गेन का कॉस्ट आएगा वो कॉस्टिंग पीएल को ट्रांसफर होगा। अब लिखो नॉर्मल लॉस अकाउंट्स कैसे बनेगा, abnormal लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। तो फॉर्मेट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का फॉर्मेट लिखो। टू प्रोसेस अकाउंट, मतलब जिस प्रोसेस से नॉर्मल लॉस होगा वो प्रोसेस क्रेडिट होगा। ये देखो प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट देखो, बाय नॉर्मल लॉस मतलब प्रोसेस अकाउंट्स क्रेडिट हुआ है, बाय नॉर्मल लॉस इसका मतलब एंट्री क्या हुआ है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। तो इसीलिए वो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा,
सर वो नॉर्मल लॉस अकाउंट में टू प्रोसेस अकाउंट होगा, यूनिट्स के लिए भी, मतलब क्वांटिटी फिर अमाउंट। ये जो अमाउंट होगा ये होगा तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस लॉस स्क्रैप वैल्यू में रिकॉर्ड किया जाता है। अब तुम इसको बेचोगे बाय बैंक, उसका अमाउंट। अब बाय abnormal गेन अकाउंट। अब बोलेंगे सर क्यों abnormal गेन अकाउंट? बेटा ये जो पॉइंट है ना, इसको अगर मैं अभी समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये एंट्री समझ में आ गया? बोले यस और नो? यस सर। तो जितना नॉर्मल लॉस होगा उसको तुम बेचोगे ना, तो उसको रियलाइज करोगे बाय बैंक। लेकिन बाय अबनॉर्मल गेन क्यों हुआ? बाय अबनॉर्मल गेन क्यों हुआ, ये पॉइंट को मैं अभी नहीं समझाता। तुम अभी फॉर्मेट में लिख दो, जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा तब तुम्हें दिखा दूंगा कि हाँ इधर बाय अबनॉर्मल, हाँ गेन होगा। तो अब बोलेंगे सर क्या इधर टू अबनॉर्मल लॉस होगा? नहीं, ओनली अबनॉर्मल गेन होगा, तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा उस वक्त मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यहां बाय अबनॉर्मल गेन होना ही चाहिए, लेकिन लॉस के सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर लॉस होगा तो मतलब अबनॉर्मल, देखो अबनॉर्मल गेन होगा तो अबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, अबनॉर्मल लॉस होगा तो अबनॉर्मल गेन नहीं होगा। ये दोनों में से तो एक ही हो सकता है ना। अगर अबनॉर्मल लॉस होगा तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट्स कैसे बनेगा तुम बोलो? इसको भी लिखो। ये तुम्हारा यूनिट, ये अमाउंट, यूनिट अमाउंट टू प्रोसेस अकाउंट, यूनिट भी अमाउंट भी, बाय बैंक यूनिट स्क्रैप वैल्यू, बस खत्म। बाय अबनॉर्मल लॉस या टू अबनॉर्मल लॉस नहीं होगा। ये जो प्रोसेस, सॉरी नॉर्मल लॉस का अकाउंट्स का फॉर्मेट में दे रहा हूं, ये इन केस ऑफ अबनॉर्मल लॉस। अगर अबनॉर्मल गेन होगा तो इधर क्रेडिट करना पड़ेगा, उसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा। आगे क्यों, अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। नहीं, अभी नहीं समझेंगे। देखो फॉर्मेट ऑफ abnormal gain, sorry loss account, format of abnormal loss account। टू प्रोसेस अकाउंट, क्वांटिटी उसका अमाउंट, बाय बैंक बाय पीयर। ये जो अमाउंट होगा ये होगा कॉस्ट ऑफ abnormal लॉस। ये जो अमाउंट होगा ये होगा तुम्हारा स्क्रैप वैल्यू, ये होगा तुम्हारा बैलेंस। अभी कॉपी करो, सारे लॉजिक में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये होगा तुम्हारा बैलेंस। अब लिखो फॉर्मेट ऑफ abnormal गेन अकाउंट।
बाय प्रोसेस अकाउंट टू नॉर्मल लॉस टू बैंक, सॉरी टू कॉस्टिंग पीरियड। इसका लॉजिक भी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बस आज का क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, मतलब एग्जांपल लेंगे। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट के लिए एक दो एग्जांपल, abnormal लॉस के लिए एक दो एग्जांपल, abnormal गेन के लिए एक दो एग्जांपल। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी टेक्निक्स फॉलो करना पड़ता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग का खत्म हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे मैं आज बता देता हूं। ये नॉर्मल लॉस के लिए दो एग्जांपल करेंगे, ठीक है। abnormal लॉस के लिए दो एग्जांपल करेंगे, abnormal गेन के लिए दो एग्जांपल करेंगे। फिर मैंने समझाऊंगा जो भी मैंने बताया था कि क्यों इधर बाय abnormal गेन होगा, उसको मैं समझाऊंगा। पूरे लॉजिक हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टडी मैट या मेरा मैट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, सेकेंड क्लास खत्म हो गया। थर्ड क्लास में हम क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट एक क्लास लगेगा। फोर्थ क्लास में हम क्या करेंगे ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ 7 क्लास लगेगा प्रोसेस कॉस्टिंग का। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पूरा चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।